बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the previous class we had studied about the role of chloroplast in the process of photosynthesis, and I had told you about the structure and function of different components of chloroplast. Today we are going to continue our previous topic, which means photosynthesis, and today we are going to study about different phases of photosynthesis. Okay, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के फेजेस। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मैनी स्टेप्स. Okay, so all the steps of photosynthesis are divided into two major step or phases. Okay, तो फोटोसिंथेसिस के जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड किस्म के स्टेप्स हैं ना, उनको दो बड़े फेजेस में डिवाइड किया गया है. सो द नंबर वन इज लाइट रिएक्शन एंड नंबर टू इज डार्क रिएक्शन. Okay, the names are given because the light reaction is a light dependent reaction, which means it occurs only in the light only, and on the other hand the name dark reaction is given due to On the other hand, the name dark reaction given to the phase of photosynthesis which occur without light or which is light independent. Okay, तो समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. इसका मतलब ये है कि ये लाइट फोटोसिंथेसिस का ये फेज जिसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ रोशनी में ही वक़ू पज़ीर होता है. सही, ये अंधेरे में नहीं हो सकता. और उसके मुकाबले में दूसरा जो फेज है जिसे डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है, ये विदाउट लाइट हो सकता है, विदाउट लाइट होता है, इसलिए इसका नाम डार्क रिएक्शन रखा गया है. वैसे इन दोनों के जो एक्चुअल नेम है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एंड the second name or the actual name of the dark reaction is light independent reaction. Today we are going to study about in detail about light dependent reaction. आज हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन के बारे में तफसील से पढ़ने जा रहे हैं. तो लाइट रिएक्शन में बुनियादी तौर पर तीन काम होते हैं. ठीक है, लाइट रिएक्शन में बुनियादी तौर पर तीन बड़े काम होते हैं. नंबर वन फोटोलाइसिस, एंड नंबर टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड नंबर थ्री कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ओके, तो लाइट रिएक्शन को अगर फर्दर सब स्टेप्स में डिवाइड किया जाए तो देयर आर थ्री सब स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. नंबर वन फोटोसिंथेसिस, नंबर टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड नंबर थ्री कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ओके, तो फोटोलाइसिस ये वर्ड आपने पिछली क्लास में भी सुना था. क्या मतलब होता है फोटोलाइसिस का? फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके टूटने का अमल, उसके ब्रेक होने का अमल क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस. और हमने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि ये फोटोलाइसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट में कौन से कंपोनेंट में होता है, किस जगह होता है? याद कीजिए, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. कहाँ होता है ये? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेनम में ये काम होता है. कौन सा काम? फोटोलाइसिस का अमल. अब वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना.
क्या फॉर्मूला है H2O। इस मॉलिक्यूल को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, सही। तो ये तोड़ने का काम किस तरह होता है? आप जानते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है और बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी लाइट की सूरत में क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। यानी लाइट एनर्जी जो क्लोरोप्लास्ट कैप्चर करता है, उससे सबसे पहला काम क्या किया जाता है? फोटोलाइसिस का अमल होता है। फोटोलाइसिस मीन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाता है। ओके, तो मैंने बताया कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या होता है? वो रोशनी जो लाइट की सूरत में कैप्चर की गई थी वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है और उससे क्या किया जाता है? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी फोटोलाइसिस का अमल होता है। ओके, अब इसके नतीजे में ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है और ऑक्सीजन गैस बिल्कुल अलग हो जाती है। तो सेकंड सब स्टेप क्या है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन यहाँ फोटोलाइसिस के अमल के नतीजे में रिलीज हुई है ना, इसे स्टोमाटा के जरिए एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ओके, तो दूसरा काम जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है वो क्या है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कहां से आई? ऑक्सीजन गैस फोटोलाइसिस के अमल में, यानी पानी का जो मॉलिक्यूल टूटा है उसके नतीजे में रिलीज होती है, उसके नतीजे में हासिल होती है और उसके साथ क्या किया जाता है? स्टोमाटा के जरिए एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है और इसकी कुछ मिकदार प्लांट में इस्तेमाल भी हो जाती है। किस काम के लिए? रेस्पिरेशन के अमल के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। उसके बाद तीसरा काम जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का काम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आप जानते हैं कि एनर्जी का ये उसूल है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसकी फॉर्म्स जो है वो तब्दील की जाती हैं, सही है। तो इसकी जो फॉर्म तब्दील होती है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में। किस सूरत में? कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एनर्जी रिच होते हैं? वो है ATP एंड NADPH2। ओके, याद है मैंने पिछली क्लास में भी ये दोनों बताए थे। और ये किसके एब्रिविएशन है? मैंने बताया था, क्या बताया था? ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और NADPH2 की फुल फॉर्म क्या है? रेड्यूस निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड phosphate. This is the full form of NADPH2. ओके, इसके साथ ये भी लिखा हुआ है रिड्यूस फॉर्म, सही। इसे ध्यान में रखिएगा, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो मैंने बताया कि लाइट रिएक्शन में या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में तीसरा जो काम होता है, जो बहुत ही आम तरीन काम है, वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाती है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कौन से एनर्जी रिच कंपाउंड या एनर्जी रिच केमिकल बनते हैं? ATP एंड NADPH2। अब ये दो जो कंपाउंड्स हैं ये किस तरह बन जाते हैं? यानी लाइट एनर्जी से ये कंपाउंड किस तरह बनते हैं, ये एक समझने की चीज है, थोड़ी टिपिकल है, आसान करके हमने आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, होता ये है कि हमने आपको कल भी पढ़ाया था कि बॉडी में, लिविंग थिंग की बॉडीज में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP की सूरत में होती है। किस सूरत में? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ये भी बताया था पिछली क्लास में। इसमें से फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, तो बॉन्ड टूटने के नतीजे में
एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने क्या कहा, बॉन्ड टूटता है और क्या होता है, एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाता है, सही। और इसका मतलब है यहाँ कितने फॉस्फेट थे, ट्राइफॉस्फेट है ना, 3 फॉस्फेट थे, 3 फॉस्फेट थे यहाँ पर, उसमें से एक अलग हो गया तो 2 रह गए। तो जब भी एटीपी इस्तेमाल होता है तो ये इस्तेमाल के बाद इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, ये बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी ऐसा एडिनोसिन का मॉलिक्यूल जिसमें 2 फॉस्फेट लगे हुए होते हैं। ओके, सही। तो एटीपी बनने का अमल जो लाइट रिएक्शन में होता है तो ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं बनता, बल्कि यहाँ पहले से इसका प्रिकर्सर मौजूद होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी इस्तेमाल होने की सूरत में हासिल हुआ था, सही। तो इसे दोबारा से चार्ज कर दिया जाता है। यूं समझ लें कि ये जो एडीपी है ना, ये एक डिस्चार्ज बैटरी है और इसको चार्ज किया जाता है तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। क्या बताया मैंने, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मौजूद है, डिस्चार्ज बैटरी है, ये डिस्चार्ज मॉलिक्यूल है, इसमें से एनर्जी इस्तेमाल हो चुकी है, इसीलिए इसकी शक्ल जो है वो ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में वो कन्वर्ट तब्दील हो गई है। अब दोबारा से इसमें एक फॉस्फेट मिला दे तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा एनर्जी रिच कंपाउंड बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो लाइट जो यहाँ कैप्चर की गई थी क्लोरोप्लास्ट में, वो लाइट एक काम ये भी करती है कि यहाँ फॉस्फेट को इससे दोबारा जोड़ देती है और ये बॉन्ड बनता है। और हमने आपको बताया था कि लिविंग थिंग की बॉडीज में एनर्जी इसी तरह इस्तेमाल होती है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलते रहते हैं, बताया था ना, रिडॉक्स चलता रहता है, सही। तो ये दोबारा से चार्ज हो जाता है और फिर इस्तेमाल हो जाता है। तो फॉस्फेट इसमें ऐड होता है लाइट एनर्जी और एंजाइम्स, सही। लाइट इस्तेमाल होती है और डिफरेंट एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और उसके नतीजे में ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ये चार्ज होके दोबारा क्या बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि ये जो 2 एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहे हैं तो ये मुकम्मल तौर पे नहीं बनते। पहले हमने बात की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये डाइफॉस्फेट की सूरत में, डिस्चार्ज बैटरी की सूरत में पहले ही मौजूद होता है और लाइट और एंजाइम की मदद से इसमें दोबारा से फॉस्फेट जुड़ता है तो बॉन्ड बनने से दोबारा एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है और ये फिर क्या कहलाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एन एनर्जी रिच कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल। ओके, तो एक के बारे में गुफ्तगू हो गई, अब दूसरे के बारे में गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह एटीपी के लिए पहले से एडीपी मौजूद होता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो एनएडीपी है यहाँ भी एनएडीपी पहले से मौजूद होता है, सही। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने के नतीजे में जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अलग हुए थे वो इसके साथ दोबारा मिल जाते हैं तो ये भी चार्ज हो जाता है। यानी NADP जो है ये भी एक डिस्चार्ज मॉलिक्यूल है या डिस्चार्ज बैटरी है और ये चार्ज हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल से। जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अलग हुआ था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हुआ था, उसके मिल जाने से ये दोबारा चार्ज हो जाता है और दोबारा क्या बन जाता है, ये रिड्यूस NADPH2। ओके, तो इस तरह बॉडी में ये 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स तैयार होते हैं। और कहाँ तैयार होते हैं ये दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट में तैयार होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में किस जगह ये तैयार होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में मैंने नाम बताया था ना, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में तैयार होते हैं। कहाँ तैयार होते हैं ये, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेनम, दोनों एक ही चीज के नाम है, वहां ये तैयार होते हैं। और ये सारा अमल फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट फेज कहलाता है जिसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इन शॉर्ट लाइट रिएक्शन। तो समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट स्टेप है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसमें क्या क्या काम होते हैं,
बुनियादी तौर पर 3 काम है, फोटोलाइसिस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन स्टडी करेंगे। आपका काम यह है कि हमने जो चीजें आपको पढ़ाई हैं, समझाई हैं, इनको अपनी किताब में आप हाईलाइट करेंगे। आपकी किताब में पेज नंबर 124 पर ये टॉपिक मौजूद है, 124 से लेकर 125 तक। वहां ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट करेंगे और इन्हें याद करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।